डाल लेते हैं आयनिक बॉन्ड। हमने बोला सभी टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमने 4 तरीके के इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड पढ़ लिए, सुन लिए। कौन कौन से 4 तरीके के सुने हैं? सबसे पहला आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा मेटेलिक, चौथा कोऑर्डिनेट। सभी के बारे में बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, सभी को एक एक करके डिटेल में सबका ऊपर से नीचे बायोडाटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, और स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट में वीक वेंडरवॉल बॉन्डिंग होती है, यस, ठीक है। तो आइए चलिए आयनिक चलते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक बॉन्ड। चलिए आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है, ठीक है। बताइएगा क्या नाम है आयनिक बॉन्ड का? आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है, इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोवैलेंट अलग है, इलेक्ट्रोवैलेंट अलग है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बॉन्ड कभी भी अगर एक एनायन और कैटायन के बीच में बने, या फिर कहें कि कभी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के अगर क्लोरीन की तरफ चला जाए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ क्लोरीन की तरफ भाग आए, 1 2 3 4 5 6 1 7, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाए, अगर कभी ऐसे बॉन्ड बनता है तो उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द बॉन्ड, द बॉन्ड, बिल्कुल आलस नहीं बच्चा, है ना। नोट्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए इस चैप्टर के, और मैं कहूंगा कि अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको 11th की काफी सारी केमिस्ट्री आती है, ठीक है। और अगर आपको बॉन्ड्स के बारे में ही क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, ठीक। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम, from one atom to another another atom, leading to leading to formation of ions, leading to formation of ions which are which are held together, held together, एक तो पेन नहीं चल रहे साले और गुस्सा लगती है, which are held together by electrostatic force of attraction, of attraction is known as ionic bond। सिंपल है बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया है। आयनिक बॉन्ड बहुत लंबा है, बहुत मन लगा के देखेंगे, सारी एनर्जीज देखेंगे क्या क्या बनती है, ठीक है। पहले तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ऐसा कोई भी बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, जिसकी वजह से आयंस बने, और उन आयंस में कौन सी फोर्स हो बेटा? देखो आयंस बनेंगे, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, और इनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी भी चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे बन गया है आयनिक बॉन्ड, बन गया। क्या बन गया है?
आयनिक बॉन्ड बन गया। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड के तीन मेन बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na+ बनाएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनायन, Cl- बनेगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन cation एंड एनायन। बच्चा बहुत सिंपल बात करी हमने। कभी भी अगर पूछा जाए कि कौन से 3 स्टेप्स हैं फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेप्स फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये 3 स्टेप आप लोग लिखोगे। बहुत सिंपल है। ठीक, सो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड्स में 3 स्टेप होते हैं फॉर्मेशन के लिए, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, सो बच्चा अब बात आती है आयनिक बॉन्ड बनने में क्या क्या एनर्जीज होती चाहिए, कौन कौन सी एनर्जीज का ज्ञान होना चाहिए हमें। अब हम सारी एनर्जीज को बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जल्दी से चलो छोड़ो, ये तो क्लियर ही है, इसमें कोई नई बात बताई भी नहीं है जो हम पूछे कि हाँ आ गया समझ में। ठीक है, बात अब नहीं होगी। ठीक है, अब नई बात होगी जब हम लोग हेडिंग डालेंगे लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी, व्हाट इज लेटिस एनर्जी? अगर अब हम लोग नई बात डालेंगे ये लेटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, तो देखिए हमें, देखिए हर तरीके के बॉन्ड के बारे में, हाँ लेटिस एनर्जी सुना है, वेरी गुड। हमें हर तरीके के बॉन्ड के बारे में सारी सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तभी हमें क्लियर होगा कि क्या कब कैसे बन रहा है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेटिस एनर्जी होता क्या है। ठीक, तो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। द अमाउंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी released released when 1 mole of when 1 mole of ionic bond is formed from gaseous cation or and anion। ठीक है, लैटिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लैटिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, इसे कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक केटायन है सोडियम, एक एनायन है क्लोरीन, और दोनों गैस के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है। और जब ये दोनों मिलके NaCl बनाएंगे, क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। NaCl कौन सी फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। जब ये दोनों मिलके NaCl बनाएंगे, NaCl होगा सॉलिड फॉर्म में, तो ऐसे में जो एनर्जी यहां से निकलेगी उसे हम लोग लेटिस एनर्जी बोलेंगे। ऐसे में जो एनर्जी यहां से निकलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेटिस एनर्जी बोलेंगे। लेटिस एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, एनर्जी जो कि निकलेगी व्हेन 1 मोल ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, 1 मोल आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो जो एनर्जी निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है,
लेटिस एनर्जी क्या है? अगर 1 मोल आयनिक बॉन्ड बन रहा है, 1 मोल आयनिक बॉन्ड बन रहा है फ्रॉम गैसियस एटम, गैसियस ये गैस में है, ये गैस में है, और इनको मिलके एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है सॉलिड स्टेट में, तो ऐसे में जो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? लेटिस एनर्जी बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को लेटिस एनर्जी के बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी है। क्या डालनी है? ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी के बाद हमें नेक्स्ट, देखिए 2-3 टाइप की एनर्जी पढ़नी है, तीनों को पढ़ लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। हमें सेकंड हेडिंग डालनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या हेडिंग डालनी है? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। भले ही आयनाइजेशन एनर्जी लिखे या फिर एंथैल्पी लिखे, बात एक ही है, इसे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। चलो डेफिनेशन से भी पहले ये समझ लो कि अगर अगर एक कोई सोडियम का एलिमेंट है, क्या है? सोडियम का एलिमेंट है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये गैसियस स्टेट में, कैसी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। अब तुम्हें हमने कहा कि जाओ सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले आओ। हमने कहा जाओ ये सोडियम का ये जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम ले आओ। तो ऐसे में आपको सोडियम से लड़ाई करनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो सोडियम को लड़ाई करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यानी कि इस सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, नहीं तो ऐसे आराम से नहीं देने वाला। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत आसान है। द एनर्जी गिवन, ठीक है, द एनर्जी गिवन टू द एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी भी एटम के, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम लोग देते हैं, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लिख लेते हैं। आयनाइजेशन, क्या ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, is the amount of energy required, is the amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from outermost shell, to remove an electron from outermost shell of an isolated मतलब इस एटम को सबसे अलग कर लो, आइसोलेटेड एटम, और ये एटम कैसा होना चाहिए? इन गैसियस स्टेट। ये एटम की स्टेट भी पता होनी चाहिए, कैसी स्टेट होनी चाहिए? इन गैसियस स्टेट, as so as to convert it into gaseous positive आयन। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ नहीं है, गैसियस स्टेट में कितनी एनर्जी देंगे ताकि ये पॉजिटिव आयन में सोडियम से सोडियम प्लस बनाने में कितनी एनर्जी देंगे। ठीक है, कितनी एनर्जी देंगे ताकि यहाँ पे सोडियम प्लस बन जाए। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा प्लस की होती है। ठीक है, एनर्जी हमेशा हमें यहाँ पे देनी पड़ती है, सोडियम से सोडियम प्लस में आने के लिए यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन छपाक के बाहर निकल आए। और एक बात पक्का है कि दोनों
कहाँ होने चाहिए, कौन सी स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो रही है। के अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नाम ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका सिंबल होता है Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं। भैया क्लोरीन के 3 शेल थे, 2, 8, 7, 2, 8 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 एंड 2। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, क्या दे, एक इलेक्ट्रॉन दे, ठीक, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी की खपत होती है, ये जो एनर्जी लग रही है, वो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बोलेंगे। निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन बोलते हैं, देने में जो एनर्जी लगती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब है हमें देनी पड़ेगी, सिस्टम में एनर्जी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि आपको बताएं, क्लोरीन तो आसानी से ले लेगा, पर अगर यही बात तुम सोडियम से कहते हैं कि सोडियम भाई साहब आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो, सोडियम भाई साहब आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो, वो कहेगा यार हम खुद अपना आखिरी वाला निकालने की सोच रहे हैं, तुम कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, हाँ, ये सब आयनिक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, सोडियम से अगर हम कहें एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या ये ले लेगा आसानी से, नहीं लेगा। तो ऐसे में ये आसानी से ले लेगा, यहाँ पे डेल्टा एच ये खुशी खुशी लेगा और अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, जबकि यहाँ पे डेल्टा एच कैसा है, हमें यहाँ पे ताकत लगा के इसको रोकना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कैसा एटम है। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें हमेशा ताकत लगानी पड़ेगी। किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन छीन के लाना हो, मान लो किसी के घर में 1 लाख रुपए रखे हैं, भले ही वो अंबानी के घर में रखे हो, भले ही हमारे घर रखे हो, आपको ले जाने में मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉन देने हो, 1 लाख रुपए देने हो, 1 लाख रुपए देने वो भी ठीक है, पर कोई क्यों देगा। मान लो आप किसी को देने गए, उसने खुशी खुशी रख लिया, तो वो नेगेटिव एनर्जी रहेगी। अगर आपको जबरदस्ती रखवाना पड़ा एनर्जी लगा के, तो वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो बात समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। भैया अब ये रेगिस्तान में मान लो एक आदमी घूम रहा है, बहुत दिनों से प्यास लगी है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो खुद शिकार में ढूंढ रहा है, इलेक्ट्रॉन दोगे ये खुश हो जाएगा और ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा, बहुत सारा पैसा आपको दे देगा, कहेगा लो यार तुम पानी की बोतल लाए हो, तुम ऐश करो। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, ये एक रेगिस्तान में आदमी घूम रहा है, इसको बहुत दिनों से प्यास लगी है, आप पानी की बोतल लेके आए, जैसे ही ये दोगे ये बहुत खुश हो जाएगा, कहेगा अरे यार लो तुम पानी की बोतल लेके आओ, तुम पैसे ले लो, है ना, यानी कि ये एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अगर यही आदमी तुम्हें अपने घर में बैठा है और उसके घर में आरओ भी लगा है, ये इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है, ये खुद चाह रहा है कि एक आरओ फेंक दे बाहर, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे। अब आप इसके पास पानी की बोतल बेचने आओगे, तो ये क्या करेगा, कहेगा नहीं यार नहीं लेंगे, तुम जबरदस्ती दे के जाओगे, यानी कि यहाँ पे डेल्टा एच आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें या तो हो सकता है काम ना करना पड़े और एनर्जी निकल आए, हो सकता है हमें काम करना पड़े और एनर्जी देनी पड़ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द एटम। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, फिर से समझते हैं। ठीक है, हालांकि मैं एग्जांपल अच्छा नहीं दे पाया, पर समझ गए हो। ठीक है, बता देना। ठीक, लिख लेते हैं।
इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पिछले केस में तो मैंने लिखा था देने वाली, है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंथैल्पी चेंज। ठीक है, चलो, इंथैल्पी चेंज, so enthalpy change that takes place when an extra electron is added to an isolated atom, gaseous atom। भाई साहब एटम गैस में होना चाहिए, ठीक है, gaseous atom, isolated gaseous atom to form a gaseous negative ion is known as electron gain enthalpy। भैया बहुत सिंपल सी बात कर रहे थे, क्लोरीन है, क्लोरीन का 287 है, अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन और दे दें गैसियस स्टेट में ही और ये Cl माइनस बना ले, है ना, और 288 कर ले, तो ऐसे में जो एनर्जी, ये बहुत खुश हो जाएगा और हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। ऐसे में जो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये सिस्टम से एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। वही सोडियम है, 281 है, और आप सोडियम से कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, तो ऐसे में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, ये सोडियम है, सॉरी, सोडियम है, प्लस प्लस, सोडियम माइनस, ऐसे में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे में आपको एनर्जी हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी, ये रिलीज नहीं करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे में डेल्टा एच और ईजी की वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ईजी कभी भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सही, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। when when ionic bond formation takes place, क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक, आपने कहा, देखिए सिस्टम में, अगर सिस्टम में देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले सोडियम जो है, सोडियम जो है, सोडियम प्लस में जाएगा और एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी और ये एनर्जी होगी प्लस की। क्या होगी? प्लस की होगी, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन खुद ब खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी को ये खुद ब खुद करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक, जबकि यहाँ पे भी अगर Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे भी NaCl एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज कर रहा था, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज करेगा, और जब भी एनर्जी रिलीज करता है कोई भी चीज, तो उसकी एनर्जी कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, यानी कि सिस्टम में एक जगह एनर्जी निकल रही है, यहां निकल रही है, और दो जगह एनर्जी कहाँ हो रही है? सॉरी, एक जगह हम लोग एनर्जी दे रहे हैं और दो जगह एनर्जी यहां से निकल रही है। ठीक है, दो जगह एनर्जी निकल रही है, यानी कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन तभी होगी जब ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले के बराबर होंगे।
यानी कि लेटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा बड़ी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर होनी चाहिए। सिस्टम से एनर्जी निकलनी चाहिए, हमें देनी नहीं है। ठीक है, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सिस्टम की ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहे, यानी कि सिस्टम खुद ब खुद बन जाए, स्टेबल हो जाए, एनर्जी रिलीज कर दे। और ये तभी पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं कब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एंथैल्पी दे रखी है 300 किलो जूल मान लो। ठीक, आपके पास क्लोरीन क्लोरीन की यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पाया और आपको एनर्जी रिलीज कर दी। क्लोरीन ने एनर्जी दे रखी है -100 किलो जूल। जबकि ये दोनों जब मिले Na और Cl माइनस, तब भी एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई लेटिस एंथैल्पी, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये हुई -200, माइनस मान लो -100 मान लो। ठीक है, ऐसे में अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा 300 -100 -100, ये आ गया 200, 100 आ गया। आप कहोगे सर 100 प्लस का आ रहा है, यानी कि हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे 300 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि लेटेस्ट एंथैल्पी 300 है, तब आप कहोगे सर यहाँ पे -300 आ गया, यानी कि 300 और 300 कट गया, -100 आ गया, यानी कि सिस्टम खुद ब खुद बन गया। और इसने हमें क्या दे दी, एनर्जी एनर्जी रिलीज भी कर दी। क्या कर दी, एनर्जी रिलीज भी कर दी। सिस्टम खुद ब खुद बन गया, एनर्जी भी रिलीज कर दी, और एनर्जी रिलीज करने से वो कैसा हो गया, स्टेबल भी हो गया। तो ऐसे में कहेंगे कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि हम आपको बताएं कि आपको ये कहना है कि तीनों ये देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है जब भी आयनिक बॉन्ड बनाना है, लेटेस्ट एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब है कि एनर्जी निकलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटेस्ट एंथैल्पी से छोटी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है कि इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी से छोटी होनी चाहिए, इफ, है ना, आयनिक बॉन्ड की अगर हमें फॉर्मेशन करनी है। तो